नमस्कार दोस्तों, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। दोस्तों, आज अपने स्वरचित उपन्यास का एक अंश फिर से पुनः साझा करना चाहता हूँ। लेख में एक पात्र हैं दादाजी उर्फ महावीर सिंह जी। उनकी एक घटना है जो निश्चित रूप से बहुत ही रोचक व दिलचस्प है। मुझे लगा कि आप तक उनके विचार व साथ घटित घटना का वर्णन जरूर करूं। व्यक्ति के विचार व उनके स्वभाव का आकलन तभी हो सकता है जब हम उनके बारे में जानें, उन्हें समझें, उन्हें सुनें। तय करना आसान हो जाता है। ये अंश बहुत ही रोचक लगी। जीवन में ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हमें पूरा करने में वर्षों लग जाते हैं, पर कुछ ऐसी भी इच्छाएं होती हैं जिन्हें शायद हम पूरा ही नहीं कर पाते। ये कहानी आपको निश्चित रूप से उन्हें पूरा करने हेतु एक दृष्टि दर्पण का एहसास कराती है। अगर मन में विश्वास हो तो कहीं न कहीं प्रकृति किसी भी माध्यम से उन आकांक्षाओं को महसूस कराने में अपना विशेष सहयोग प्रदान करती है। अब ये हमारे ऊपर है कि प्रकृति द्वारा भेजे गए संदेश को हम समझ पाते हैं या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। संकेत मिलते हैं, उन्हें भांपने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ठीक इसी प्रकार दादाजी का भी एक सपना था जो पूरा हुआ। माध्यम जो भी हो, एक इच्छा थी जो पूरी हुई, एक संकेत ही सही। आइए अब जानते हैं कहानी में क्या हुआ उनके साथ। उपन्यास का शीर्षक है अथक से अंत तक। कहानी शुरू होती है अब। जीतन और बाकी दोनों पूरे नियमावली समयानुसार पूरी निष्ठा व भाव से अपने कार्य में निरंतर लगे थे। कमरे से कारखाना तो कारखाने से कमरा, ऐसा करते उन्हें इस बार 1.5 वर्ष से अधिक हो गया था। कारखाने में ऑर्डर की तेजी थी, जिसके चलते रातों दिन काम चल रहा था। दोनों पैसा घर भिजवा रहे थे, पर गांव जाना मुश्किल था। हाल चाल मिल जाता। अब तो जीतन ने फ़ोन यानी कि मोबाइल भी ले लिया था। झुनिया से बात अक्सर ही होती थी। आदित्य की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही थी। इस बार 12वीं की परीक्षा थी। अब तो मयंक भी उसका अच्छा दोस्त बन गया था। आदित्य आए दिन मयंक, जो कि ठाकुर साहब का पोता था, उसके घर आना जाना लगा रहता था। ठाकुर साहब बिना किसी भेदभाव से आदित्य को भी मयंक जैसा ही प्यार देते थे। मयंक के मुंह से ठाकुर साहब को दादाजी कहते सुनते सुनते आदित्य भी उन्हें दादाजी ही कहता था। दादाजी टीवी देखने के बहुत ही शौकीन थे। टीवी पर एक कार्यक्रम उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा हुआ करता था, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। ये कार्यक्रम वो कभी भी मिस नहीं करते थे। जैसे ही टीवी पर कार्यक्रम शो आरंभ होता, ठाकुर साहब, मयंक, मीरा और कभी कभी आदित्य भी बैठकर कार्यक्रम देखा करते थे और सभी उसका आनंद भी लेते थे और सवालों का जवाब देते। आदित्य हमेशा ही सवालों का जवाब सही बताता था। ठाकुर साहब को ये बात बहुत ही अच्छी लगती। वो आदित्य के ज्ञान को बहुत पसंद करते थे। ठाकुर साहब केबीसी में जाने के लिए
एक प्रबल इच्छा रखते थे, पर वहां जाना संभव न था। वो निरंतर प्रयास कर रहे थे। कुछ समय के बाद कार्यक्रम में जैकपॉट जैसी एक प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें दर्शकों के एक सवाल पूछा जाता था और उन्हें फोन करके एक अतिरिक्त प्रश्न पूछा जाता। प्रश्न सही होने पर उन्हें एक धनराशि दी जाती थी। दादाजी हमेशा इस प्रश्न का इंतजार करते। कभी उनके द्वारा सोचा प्रश्न सही रहता तो कभी गलत। वो अपने मोबाइल से ही प्रश्न उत्तर खेला करते थे। एक बार प्रश्न आते समय वहां आदित्य भी मौजूद था। प्रश्न सुनते ही पलक झपकी और उत्तर दे दिया, पर दादाजी को आदित्य के उत्तर को ना मानकर दूसरा विकल्प चयन किया। जब बाद में उन्हें टेलीविज़न के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुआ तो आदित्य का उत्तर सही निकला, उनका गलत। अगली बार फिर वही प्रक्रिया हुई। इस बार भी आदित्य वही था। उसने फिर उत्तर दे दिया। इस बार ठाकुर साहब ने आदित्य के द्वारा बताए उत्तर का चयन किया और टिक कर दिया। इस बार ठाकुर साहब का जैकपॉट में नाम आ गया। फोन आते ही वो बहुत खुश हो गए। जीती हुई धनराशि के लिए उतना नहीं जितना कि अभिनेता से बात करके। ठाकुर साहब इस वक्त अपने गोदाम में थे। एक प्रश्न उनसे और पूछा गया। अगर ये जवाब ना देना चाहें तो पहले जीती रकम उन्हें मिल जाएगी। अगर ये दूसरे भी प्रश्न को खेलना चाहें और सही जवाब दे देते हैं तो और अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। लेकिन गलत हुआ तो पहले की जीती राशि भी नहीं मिलेगी। उनसे पूछा जाता है। ये खेलने को तैयार हो जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है। ठाकुर साहब विचार करने लगते हैं। समय निकल रहा था। हड़बड़ाहट में उत्तर गलत हो जाता है और कुछ भी नहीं मिलता। शाम को आदित्य मयंक के साथ घर पर आता है। दादाजी उसे देखते ही पुकारते हैं और पूछते हैं। दोबारा पूछे प्रश्न का भी जवाब आदित्य एकदम सही ही देता है। दादाजी को की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें लगा कि जब फोन आया था उसी समय अगर आदित्य यहाँ होता तो जीत जाता। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, पर अफसोस करने का भी क्या फायदा। खेत तो चिड़िया चुग गई थी। ठाकुर साहब मन को ढाढ़स की थपकी देते हुए मना लेते हैं, दोबारा सफल होने का विचार रखते हुए प्रयास में जुट जाते हैं। इधर झुनिया की जिम्मेदारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सारा कुछ उसे अकेले ही करना पड़ता था। लल्ला मदद तो करता, पर झुनिया उससे मदद लेकर उसकी पढ़ाई में अवरोध न आए, जिसके चलते वो उससे मदद नहीं लेती थी। अब की बार परीक्षा 12वीं की थी। मेहनत अधिक थी। लल्ला ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। लल्ला का एक ग्रुप बन गया था जिसमें लल्ला और मयंक 12वीं, तो रिमझिम और मीरा 10वीं में थे। चारों में एक प्रकार का आपसी मित्रवत संबंध बन गया था। आदित्य का विद्यालय में एक अलग प्रभाव था। सारे अध्यापक उसे बहुत मानते थे। उसकी पढ़ाई लिखाई औरों की अपेक्षा काफ़ी भिन्न थी। इस बार भी लोगों के मन में था कि आदित्य इस बार भी टॉप करेगा। अब तो उसके कई नए दोस्त बन गए थे, पर मयंक उसका सबसे प्रिय दोस्त था।
मयंक का पूरा परिवार आदित्य को मानता था। आदित्य से दोस्ती के चलते मयंक भी पढ़ाई पर अब विशेष ध्यान देने लगा था। अब तो वो मीरा को विषय संबंधित जो ना आए उसकी भी मदद करता था। मयंक का रुतबा पूरे स्कूल सहित आसपास के गांवों सूबों में बहुत था। ठाकुर साहब की जमींदारी व जागीरदारी की हनक सभी जानते थे। गांव में छोटे बड़े का भेद तो चरम पर था, पर आदित्य को इन बातों से जरा भी भय न था। उसका दोस्त मयंक जो था, इक्का दुक्का घटना कभी सामने आती जाती, पर विवादों का जन्म न के बराबर ही रहता। इधर दादाजी केबीसी के लिए निरंतर प्रयासरत थे। उनके विचारों में केबीसी का ही चित्रण चलता रहता। एक दिन सोते समय वो एक स्वप्न देखते हैं कि वो हॉट सीट यानी कि गर्म कुर्सी पर अपने आप को बैठा देख रहे हैं और सवालों का जवाब देते हुए खेल खेल रहे हैं। सामने उनके प्रेरणा स्रोत भारतीय साहित्य जगत के सुविख्यात कवि श्री हरिवंश राय बच्चन के सपुत्र, रंगमंच के ख्यातिबद्ध व फिल्म जगत के महानायक, अभिनय के गुरु श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा संचालित किया जा रहा था। दादाजी उनके भी बड़े प्रशंसकों में शुमार थे। अमित जी को देखकर दादाजी अपनी उम्र में होने के बावजूद भी इस वक्त जवान महसूस कर रहे थे। सपने में भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये गर्म कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। दादाजी के मन में हॉट सीट तक पहुंचना उनका एक सपना था। खेल शुरू होता है। सबसे पहले उन्हें महानायक के द्वारा बधाई व शुभेच्छा दिया गया। दादाजी को खुशी का ठिकाना न था। वो आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि उनकी कई सालों की मेहनत आज पूरी हो रही थी। महानायक ने उनसे पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर महावीर सिंह जी आप? जवाब में, ठीक हूँ महोदय, आपको अपने समक्ष देख और भी खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि मैं सदी के महानायक के सामने हॉट सीट पर बैठा हूँ। अमित जी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप विश्वास करिए कि आप यहाँ हॉट सीट पर बैठे हैं और अपने ज्ञान के बल पर बैठे हैं।